हेलो क्लास 12। कैसे हैं आप सब। पहले तो आप सभी को 11th प्रमोट होके 12th में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। बिना किसी एग्ज़ाम के बहुत अच्छा हो रहा है साथ में। हाँ, अब बात ये है कि पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करें तो आपके 12th का सिलेबस अब बदल चुका है। ठीक है ना। जो एनसीईआरटी की बुक्स जो थी चलती थी पहले, वो ही फिर से आपके पढ़नी पड़ेगी अब, है ना। तो मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है किताबें, तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी की साइड से निकाल कर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी राजनीति विज्ञान की दो पुस्तकें पढ़नी है, पहले एक हुआ करती थी। अब दो पुस्तकें, उनमें एक फर्स्ट जो बुक है वो है समकालीन विश्व राजनीति, मतलब कि 1945 के बाद की, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और शीत युद्ध प्रारंभ होता है तब से लेकर आपको वैश्वीकरण की राजनीति तक का, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एलपीजी तक पढ़ना है। ठीक है। यानी कि 1991 लमसम 2000 21वीं सदी तक आपको पढ़ना है, 1945 से लेकर। 9 चैप्टर है फर्स्ट बुक में। सेकंड बुक है आपके स्वतंत्र भारत की राजनीति, और स्वतंत्र भारत की राजनीति में भी 9 चैप्टर है। उसके अंदर भारत की राजनीति के बारे में पढ़ना है कि भारत जब आज़ाद हुआ, कुल मिला के मॉडर्न पॉलिटी है। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 के बाद अब तक भारत में किस प्रकार दलीय प्रवृत्तियाँ चल रही, किस प्रकार सरकारें चल रही है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं, वो नोट्स मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। आप लिख लेना। और अब थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ना, क्योंकि अब लगभग कोरोना खत्म हो जाएगा, सारा वैक्सीन वैक्सीन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में डैम श्योर कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जरूर होगा। इस बार नहीं हो पाया वो बात अलग है। तो आप अच्छे से सीरियसली पढ़ना है, और जब तक स्कूलें नहीं खुले तब तक मैं आपको ऐसे ही ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है। तो समकालीन विश्व राजनीति बुक स्टार्ट कर रहे हैं हम। उसका फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर एंड टाइम ऑफ कोल्ड वार। ठीक है ना। शीत युद्ध का दौर कैसा चला, शीत युद्ध के दौर में किस प्रकार से सब ये चल रहा था। ठीक है। तो पहले तो उसके सामान्य परिचय के बारे में देख लेते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत के रूप में देखी जाती है। जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति होती है ना, और जब विश्व दो खेमों से निकलकर एक खेमे में पड़ जाता है, या फिर युद्ध ध्रुवीयता खत्म हो जाती है, तो विश्व राजनीति की शुरुआत वहां से देखी जाती है। अब देखो, शीत युद्ध प्रारंभ किस वजह से होता है। शीत युद्ध स्टार्ट होता है आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। रीजन क्या था, दूसरे मोर्चे का प्रश्न था, साथ ही साथ यूएसए और यूएसएसआर के मध्य जो जिस भी प्रकार के डिस्प्यूट थे, उन सब चीजों को लेकर ही कोल्ड वॉर निकलता है। और उस समय विश्व में दो महाशक्तियां हुआ करती थी। आपको पता है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के मध्य हुआ था, जिसमें ध्रुवीय राष्ट्र की हार हो जाती है और मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं। लेकिन यूएसएसआर यूएसए दोनों ही मित्र राष्ट्र होते हुए भी आपस में विरोधी बन जाते हैं, कुछ गलत फहमियों की वजह से। दोनों ही महाशक्ति होती है, और जब दो महाशक्तियां होती है तो आप जानते ही हो कि दो तलवारें जो होती है वो एक म्यान में कभी नहीं रह सकती। तो दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, दोनों ही अपना अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते हैं। तब जाकर शीत युद्ध का दौर आता है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की भावना। अब एक बात ध्यान रखना, शीत युद्ध क्या था मैं बता देता हूँ कि दो तगड़े मोटे पहलवान हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऐसा समझो कि दो तगड़े मोटे पहलवान हैं, और उनको पता है कि अगर मैं इससे भिड़ा तो ये मुझे मार डालेगा, और दूसरे को भी ये भी पता है कि मैं इससे भिड़ा तो ये मुझे मार डालेगा। कहने का मतलब कि दोनों को ये पता है कि दोनों की कितनी ताकत है, और दोनों एक दूसरे से लड़ना भी चाहते हैं और लड़ना नहीं भी चाहते। तो एक तरह से सिर्फ वो होता है ना कि भाई आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे या फिर कुछ लोग होते हैं इस टाइप के, जो कहते हैं तू मतलब मुझे हाथ लगा के दिखा, और वो दूसरा कहता तू मुझे हाथ लगा के दिखा। कहने की बात समझ आती। तो वो आपस में बस ऐसे तू मैं करते रहते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। तो युद्ध की परिस्थितियां बनी रहना ही शीत युद्ध है, न कि युद्ध होना। अब आगे देखिए सामान्य परिचय में कि शीत युद्ध के केंद्र में यूएसए और यूएसएसआर का वर्चस्व देखा गया, है ना। कोल्ड वॉर के सेंटर में आपको किसको देखने को मिलता है, यूएसए और यूएसएसआर का जो वर्चस्व है, बोलबाला, वो देखने को मिलता है। दोनों महाशक्तियां अपने अपने चरम पर थी। दोनों ही महाशक्तियां जो थी वो अपने अपने टॉप लेवल पर थी। दोनों के पास परमाणु हथियार थे, दोनों के पास अच्छे अच्छे वेपन्स थे, दोनों के पास बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, है ना। दोनों ही अपने चरम पर थी। दोनों ने परिस्थितियों को विश्व युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, और दोनों ने यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए मतलब अमेरिका, सोवियत जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, और सोवियत संघ यूएसएसआर। ठीक है ना। अब देखो, शीत युद्ध कोई दो देशों के मध्य का युद्ध नहीं था, शीत युद्ध था विचारधाराओं का युद्ध, है ना। जो अमेरिकी विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी, ठीक है ना, वो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते थे। और दूसरी जो
यूएसएसआर या सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो समाजवादी विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा थी। उनका मानना था कि जितनी भी देश की संपत्ति होती है वो समाज की होती है और समाज का उसके ऊपर अधिकार होता है, किसी अलग का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, फिर है इसी दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी अपनी भूमिका बखूबी अदा की। इसने दोनों महाशक्तियों के दबदबे को चुनौती देते हुए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इस पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जो दौर चल रहा था शीत युद्ध का, उसी टाइम पर एक आपको पता हो तो भारत जैसे देश, भारत, गाना, मिस्र, है ना, इन देशों ने मिलकर क्या किया कि एक नया आंदोलन स्थापित किया। देखो, विश्व दो खेमों में बंटा जा रहा था, एक यूएसए का खेमा था, दूसरा यूएसएसआर का खेमा था। लेकिन उसी समय पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है ना, 1954 सम्मेलन होता है, फिर उसका प्रथम शिखर सम्मेलन होता है 1961 में बेलग्रेड में। तो कहने का तात्पर्य है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म होता है, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू, नासिर, टिटो, इन सब चीजों की, सुकर्णो वगैरह की बात करेंगे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किस प्रकार अपनी भूमिका अदा की शीत युद्ध दौर में, ये भी हमें इस चैप्टर में यही सारी चीजें पढ़नी है। फर्स्ट तो क्या पढ़ना है, शीत युद्ध, दो खेमे थे विश्व में, विश्व दो ध्रुवों में बढ़ चुका था। सभी दोनों ही ध्रुव चाह रहे थे, दोनों ही देश चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा विश्व के देश उनकी विचारधारा के अनुकूल चले या फिर उनके अंतर्गत आकर मिल जाए। ठीक है, कहने का मतलब उनके जो उनका संगठन है उसमें मिल जाए। जैसे अमेरिका का था नाटो, वैसे इसका यूएसएसआर का क्या था, वार्सा पैक्ट। तो इन्होंने इस प्रकार से, सबसे पहले ये चीजें चलती है यूरोप में ही सबसे पहले दलबंदी होनी शुरू होती है, गुट बनने शुरू हो जाते हैं। आगे देखिए तो आपको क्या नाम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसको हम न्यू कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है ना, वो जो ऑर्डर आता है उसमें क्या होता है, वो सारी चीजें भी हमें इसी चैप्टर में पढ़नी है। चैप्टर एक क्लास में पूरा नहीं होगा, हम 2-3 क्लासों में करके या 2 क्लास में करके इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक ये चीज और क्या पढ़नी है कि इस काल में भारत ने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य होने के नाते अहम भूमिका देगी। ठीक है, एक चीज हमें ये भी पढ़नी, फर्स्ट तो क्या पढ़ना है हमें, शीत युद्ध क्यों और किसके मध्य और क्या था शीत युद्ध। ठीक है, सेकंड हमें पढ़ना है शीत युद्ध काल में, कोल्ड वॉर टाइम में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका रही है। ठीक है ना, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जो न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर या फिर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो स्थापित की उसकी क्या भूमिका है। और फिर हमें भारत के बारे में पढ़ना है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका अदा की है, और साथ ही साथ शीत युद्ध के दौर में भारत ने किस प्रकार दोनों गुटों से अलग रहकर सक्रियता की भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से कई बार ये माना जाता है कि गुटनिरपेक्ष का तात्पर्य ये होता है कि तटस्थता कभी नहीं होता है ना। गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य मतलब कह सकते हो कि अधिक सक्रियता होता है ना। सीधी सी बात है कि दो व्यक्ति कुछ गलत कर रहे हैं या फिर दो व्यक्ति कुछ भी कर रहे हैं और मैं तीसरा हूं, मैं उन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं रखता, उन दोनों से कोई मतलब नहीं रखना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तटस्थ हूँ। मैं ये तो कहूंगा ना कि भाई देख, तू भी गलत है या फिर तू भी गलत है, या फिर तू सही है और ये गलत है। भाई एक न्यायाधीश होता है, वो कोई तटस्थ थोड़ी होता है ना। वो न्याय करता है तो सक्रिय रहता है, वो दोनों के इंटरेस्ट को जानता है कि ये सही है या गलत है। तो कहने मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक तरह जस्टिस का रूप में काम करता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध का दौर। और शीत युद्ध तो शुरू हो जाता है 1945 के बाद में, है ना। जैसे ही यूएसएसआर और यूएसए के मध्य जो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न होता है ना, उसके बाद में शीत युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन शीत युद्ध जो अपनी चरम पर पहुंचता है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक जगह है जो अमेरिका के पास में, यूएसए के पास में एक द्वीप सा है, छोटा सा, वो एक देश है। और क्यूबा जो देश था उसकी जो विचारधारा थी वो यूएसएसआर से मिलती हुई थी, जबकि यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जो आज रूस है वो काफी दूर था उससे, लेकिन वो साम्यवादी देश था या फिर उसमें समाजवादी विचारधारा थी। अब क्यूबा अमेरिका के पास में होते हुए भी उसके विचार मिलते थे यूएसएसआर से, यानी सोवियत संघ से। अब 1962 या 1961 में क्या होता है, यूएसएसआर क्या करता है कि क्यूबा को बहुत ही, मतलब उस समय फिडेल कास्ट्रो का राष्ट्रपति हुआ करता था, तो वो क्या करता था, उसको मतलब कि बहुत ही आर्थिक सहायता और विचारधारात्मक सहायता वगैरह देता रहता था। कौन, यूएसएसआर क्यूबा को। अब क्या किया यूएसएसआर ने, क्यूबा में परमाणु मिसाइलें मतलब कि सेटल करने का काम शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे जहाजों को क्यूबा की तरफ भेज दिया। लेकिन ये बात अमेरिका को कम से कम 2 सप्ताह बाद पता चलती है, और अमेरिका क्या करता है, हड़बड़ा जाता है, एकदम घबरा जाता है। उसको ये डर लगता है कि अब जब क्यूबा एकदम मेरे पास में है और वहां आकर जब यूएसएसआर अपना परमाणु बम रखेगा या अपनी परमाणु मिसाइलें स्थापित करेगा, तो उसको कभी भी हमारे ऊपर अटैक करना होगा तो इन सेकंड्स कर पाएगा और हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जितनी नजदीक से मिसाइल को मारा जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, विनाश होगा। ठीक है ना। और परमाणु विनाश तो हम जानते ही है, जो जापान में अमेरिका ने किया था, लिटिल मैन और फैट बॉय वाला, है ना।
तो कितना भयानक है, आज भी वहाँ की कुश्ती लूली लंगड़ी पैदा होती है। तो कहना मतलब परमाणु युद्ध कभी किसी का भला नहीं कर पाएगा। तो क्यूबा मिसाइल संकट में क्या होता है कि भाई जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ क्यूबा में परमाणु एक तरह से उसने स्थापित कर ही दी थी, तो वो करने लगता है तो उसके बहुत सारे जहाज जब समुद्र में जाते हैं तब क्या करता है अमेरिका, उन जहाजों को रोकने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि बस अब कभी भी क्या हो सकता है, युद्ध हो सकता है। ठीक है ना, कभी भी युद्ध होने की संभावना मतलब कि बन जाती है उस टाइम। और उस टाइम पूरा विश्व डर रहा होता है कि क्या होगा, कि अगर ये दोनों लड़ गए तो पूरा विश्व क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे ही कोई लड़ेगा, सीधी सी बात है, किसी ने एक को थप्पड़ मारी और सामने वाले ने भी थप्पड़ मारी, तो फिर वो दो थप्पड़ में काम नहीं बनने वाला, फिर वो चलता रहेगा जब तक कि उनको दूर नहीं किया जाएगा। तो जब परमाणु अटैक होने लगेंगे एक दूसरे पर, तो जरूरी नहीं है कि जो परमाणु अटैक हो रहा है वो इसी देश पर हो सकता है उस देश से विचारधारा रिलेट करने वाले दूसरे देश पर भी किया जाए, उस तीसरे पे भी किया जाए। तो इस प्रकार पूरा विश्व क्या हो जाएगा, जल जाएगा, खाक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए उस समय पूरे विश्व के समस्त देशों की यही प्रयास था कि किसी भी प्रकार करके अमेरिका और यूएसआर के मध्य समझौता किया जाए और उनको रोका जाए कि ये युद्ध ना हो। और वो दोनों खुद भी ये जानते थे कि देखो, सबको अपना अपना हित पता होता है ना भाई। आप किसी तगड़े आदमी से तभी भिड़ोगे जब आप तगड़े होंगे, लेकिन आपको पता है कि मैं तगड़ा, वो भी तगड़ा, वो भी मारेगा, मैं भी मारूंगा, बात समझ, तो दोनों का बराबर हो जाएगा और नुकसान भी होगा। तो दोनों देशों ने ये समझ लिया इस चीज को क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम में कि अगर हमने परमाणु अटैक किया तो सीधी सी बात है, कोई एक तो अटैक करके रुकेगा नहीं, दूसरा भी करेगा, तो नुकसान दोनों का होगा। तो एक तरह से उस समय भय की शांति स्थापित हो जाती है। और फिर यूएसएसआर क्या करता है, अपने जहाजी बेड़ों को पीछे ले लेता है और यूं कहो तो वो अपने जहाजी बेड़ों को मोड़कर फिर से अपने देश की ओर ले जाता है क्यूबा की तरफ से। तो इस प्रकार से क्यूबा मिसाइल संकट अब है क्या, देखिए क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में होता है। एक्चुअल 61 में वो जब शुरुआत करता है और 1962 में ये डेट इसकी मानी जाती है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 क्या होता है, सोवियत संघ को यह डर था कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा का तख्ता पलट कर देगा। ठीक है ना, अमेरिका मतलब यूएसएसआर को यह डर था कि क्यूबा जो था वो अमेरिका के जस्ट पास में था और जस्ट पास में होने के नाते क्या कर सकता था, अमेरिका क्यूबा में जो शासक था, जो साम्यवादी शासक था, उसका तख्ता पलट करके उसको पूंजीवादी शासक बना सकता था, है ना, या फिर क्यूबा को पूंजीवादी राज्य बना देगा। उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति क्या कौन हुआ करते थे, फिदेल कास्त्रो, है ना, फिदेल कास्त्रो। ठीक है, ये नाम याद रखना कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, तो फिदेल कास्त्रो, ये याद रखना। ठीक है, नोट डाल के आपको एक चीज याद रखनी है कि क्यूबा अमेरिका के तट के लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ये बता दिया मैंने आपको। लेकिन क्यूबा कूटनीतिक तौर पर सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था। कूटनीतिक तौर कहना मतलब कि राजनयिक तौर पर कह सकते हैं हम उसको, पॉलिटिकल तौर पर या फिर विचारधारात्मक तौर पर वो किससे जुड़ा हुआ था, सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव, है ना, यही आगे जाकर क्लास 950 की बात करते हैं। तो निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को यूएसएसआर सैनिक अड्डा बनाना चाहा। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, यूएसएसआर को सैनिक अड्डा बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। इसी महत्वाकांक्षा के चलते 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। ये बात मैंने आपको बता दी। इसी महत्वाकांक्षा के चलते हुए निकिता क्रुश्चेव क्या करता है, क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करना शुरू कर देता है। यूएसएसआर के इस कदम से अमेरिका हड़बड़ा गया। ठीक है ना, जैसे ही यूएसएसआर ने कदम उठाया, अमेरिका उससे क्या कर गया, घबरा गया, हड़बड़ा गया। और फिर क्या किया उसने, अमेरिका यूएसएसआर के सीधे निशाने पर आ गया था। उस समय क्या हो गया था भाई, जैसे ही उन्होंने मिसाइलें वहां पर स्थापित की और अमेरिका यूएसएसआर के सीधे क्या आ गया, निशाने पर आ गया था, क्योंकि वो बहुत पास में था देश। परंतु इस बात की भनक अमेरिका को कितने 3 सप्ताह बाद लगी थी, है ना। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक है ना, जब क्यूबा मिसाइल संकट की बात थी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, जॉन एफ कैनेडी। अब स्थिति चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि परमाणु युद्ध हो। लेकिन स्थिति कैसी, बहुत ही चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अमेरिका ये कभी नहीं चाह रहा था कि किसी भी प्रकार से परमाणु युद्ध हो। लेकिन साथ ही वो चाहता था कि क्रुश्चेव परमाणु मिसाइलें क्यूबा से हटा ले, लेकिन ये भी चाहता था कि क्रुश्चेव जो है परमाणु मिसाइलें क्यूबा से क्या कर दे, हटा दे। जॉन एफ कैनेडी ने आनंद फानंद में आदेश निकाला कि क्यूबा की तरफ बढ़ने वाले सभी सोवियत जहाजों को समुद्र में ही रोक दिया जाए। ठीक है ना, अब यह लग रहा था कि युद्ध तो होना तय हो गया है। ठीक है ना भाई, जैसे जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि भाई जो जितने भी सोवियत जहाज है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो माल लेकर आ रहे हो, चाहे वो राष्ट्र सामग्री लेके आ रहे हो, उन सबको वहीं पर क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, है ना। अब लग रहा ऐसा था कि युद्ध हो जाएगा। पूरे विश्व में इस मुद्दे को लेकर डर का माहौल बन गया था। लेकिन उस समय दोनों महाशक्तियों को यह भली भांति पता था कि परमाणु युद्ध मतलब दोनों का सर्वनाश होना तय है। लेकिन पूरे विश्व में तो डर ही था, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों महाशक्तियों को भी पता था, यूएसए और यूएसएसआर को, कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दोनों का क्या हो जाएगा, सर्वनाश
हो जाएगा। चूंकि 1.5 दशक पूर्व द्वितीय महायुद्ध में वो जान चुके थे कि परमाणु युद्ध से किसी का भला नहीं होना है। आपको पता है 1945 में जब परमाणु बम का मतलब उपयोग किया गया था, तब लोगों को ये पता चल गया था कि परमाणु बम का उपयोग भविष्य में कभी ना हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। अंततः दोनों ने युद्ध को टालने का फैसला लिया। फाइनली दोनों ने युद्ध को टालने का क्या ले लिया, फैसला ले लिया। तब जाके पूरे विश्व ने राहत की सांस ली, और तब जाकर पूरे विश्व को राहत की सांस मिली। सोवियत जहाजों ने अपनी वापसी का रुख कर लिया। सोवियत जहाज फिर से अपनी देश की ओर लौट गए। नोट, इसलिए कुबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। इसके बाद देतांत की स्थिति आ जाती है। और देतांत का तात्पर्य क्या होता है? देतांत का तात्पर्य होता है तनाव शैथिल्य या तनाव में शिथिलता, है ना। ठीक है, अब है शीत युद्ध क्या है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।